Hello students, welcome to the second class of Accounting Standard 10. सेकंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि पीपीई का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। पीपीई क्या है, कौन से एक्सेप्शंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, कौन से ऐसे एसेट हैं जिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगता। उसके अंडर हम लोगों ने बियरर प्लांट का डेफिनेशन पढ़ा और उसको समझा। उसके अलावा हम लोगों ने क्या कवर किया, कंपोनेंट अकाउंटिंग समझा। उसके अलावा हम लोगों ने समझा कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मेजरमेंट। नाउ ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें बताता है अकाउंटिंग ऑफ पीपीई, एंड व्हेन वी से अकाउंटिंग वी मीन रिकॉग्निशन, वी मीन मेजरमेंट, है ना। वी मीन रिकॉग्निशन, वी मीन मेजरमेंट, वी मीन डेप्रिसिएशन एंड वी मीन इम्पेयरमेंट। ये चार चीज को ही कवर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पीपीई। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम लोगों ने कल कवर किया था, जिसमें क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि एनी पीपीई कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली इफ the economic benefit from the asset will flow to the enterprise. There is a probability that the economic benefit will flow to the enterprise and that the cost of the PPE or the item can be measured reliably. सो अब क्वेश्चन आता है कि एक आइटम ऑफ पीपीई जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट करता है, दैट मींस इट इज नाउ एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। ओके, उसने ये टेस्ट तो पास कर लिया कि ओके ये आइटम ऑफ पीपीई इज एन एसेट, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डेफिनेशन के अंदर में आ गया तो ओके इट इज ए पीपीई। नाउ उसने अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल किया तो इट इज एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। नाउ क्वेश्चन आता है कि नाउ सिंस इट इज एलिजिबल एट व्हाट वैल्यू इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। सो उसका वैल्यू क्या होगा, जिस किस वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी उससे रिलेटेड जो परचेज एंट्री होगा या उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग एंट्री होगा, एट विच वैल्यू। तो वो एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ ए पीपी basically is calculation or finding out or deriving the cost at which the item of PPE should be recognized in the books of accounts, है ना। is basically arriving at the cost. So when we say measurement, measurement happens at two stages. Okay, so measurement of PPE, सो कॉस्ट ऑफ पीपीई का मेजरमेंट दो स्टेज पे होगा। एक होगा एट रिकॉग्निशन, जिसको हम इनिशियल स्टेज भी कहते हैं। एट रिकॉग्निशन दैट मीन्स जिस दिन आप बुक्स में फर्स्ट टाइम उसको रिकॉर्ड करोगे उस दिन आप मेजरमेंट करोगे, एंड देन उसके बाद आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, या इसको हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कहते हैं। दैट मीन्स एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च या 31 दिसंबर, अगेन उस दिन आप मेजर करोगे सो दैट उस वैल्यू पे ही उसको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो पीपी, ओके, सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल मेजरमेंट एंड देन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ओके, सो AS10 क्या कहता है कि इनिशियल मेजरमेंट of an item of PPE must be at cost. So initial measurement is at cost. There is no doubt in that. Initial measurement cost है, but जो subsequent measurement है, यानी बैलेंस शीट में जब मेजरमेंट होता है तो उस टाइम पे आपके पास, बिजनेस के पास, कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉस्ट पे उसको मेजर करे या उसको रिवैल्यूएशन पे मेजर करे। सो इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट। नाउ ओके, इनिशियल मेजरमेंट कहता है कि एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, व्हेन वी से कॉस्ट, इस कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट है, क्या सारे कॉस्ट जो कि इनकर हुआ उसको ऐड बैक करेंगे या कुछ को ऐड करेंगे और कुछ को इग्नोर करेंगे। सो
what are the costs that should be added to the cost of the PPE? So element of cost which is added cost of PPE. PPE के cost में क्या क्या element है? पहला purchase price. Okay, first is purchase price. When we say purchase price, we mean जो आप supplier को दोगे वो plus any non-refundable tax. Okay, less any rebate or discount. So जब आप एसेट परचेज कर रहे हो तो आपने सप्लायर आपके ऊपर इनवॉइस रेज करेगा, उसमें कुछ टैक्सेस हो सकते हैं। जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कुछ टैक्सेस ऐसा पे करते हैं जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता। जब आप लोकल परचेज कर रहे हो तो उसमें जीएसटी होगा, उसके अंदर एक्साइज होगा, बट इन सब का आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। ओके, नाउ सिंस आपको इनपुट क्रेडिट मिल जा रहा है तो आप उसको ऐड बैक नहीं कर सकते क्योंकि आप उसका बेनिफिट आपको मिल जा रहा है। लेकिन वैसे टैक्सेस, अगर कोई ऐसा टैक्स आपको देना पड़ रहा है जिसका आपको इनपुट क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते आप, यानी कि वो नॉन रिफंडेबल है। अगर लेट से इंपोर्ट कर रहे हैं और कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं, तो अगर कस्टम ड्यूटी रिफंडेबल नहीं है तो वो उसके कॉस्ट में चला जाएगा। सो जो आप सप्लायर को पे कर रहे हैं वो प्लस एनी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर आप अपने आप से पे कर रहे हैं, इनवॉइस में तो है वो सप्लायर को आपने दे दिया, इनपुट नहीं मिला क्रेडिट, तो भी आप ऐड बैक करोगे। और अगर सप्लायर से आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो उस डिस्काउंट को भी आप लेस करके उसका परचेज प्राइस निकालोगे और वो उसका कॉस्ट होगा। एक पार्ट फर्स्ट एलिमेंट हो गया परचेज प्राइस। इसके बाद आता है एनी इंसिडेंटल कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इसको कहते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये कॉस्ट जो क्या है, नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि any cost which is incurred to bring the asset to its present location, है ना, to bring the asset to its present location and condition, ये दो वर्ड है, location and condition, so that the asset can be used in a manner which is intended by the management. So basically क्या कहता है, any cost incurred on an item of PPE so that the PPE can be brought into to a location or a condition so that the asset can be used as per the expectation of the management. So अब इसके अंदर क्या कवर्ड है, ये बहुत वाइडर डेफिनेशन हो गया। इसके अंदर कैसे कॉस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन खरीदा या एसेट खरीदा तो सप्लायर से अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए आप फ्रेट इनकर कर सकते हो, हैंडलिंग चार्जेस इनकर कर सकते हो, वो उसमें ऐड बैक होगा। अगेन जब आप अपने फैक्ट्री में लेके आए तो जहाँ पे उस मशीन को बैठाना है वहाँ पे एक सिविल प्लेटफॉर्म रेडी करना है, उस कॉस्ट को भी आप उस कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड कर सकते हो। सिमिलरली जब आप मशीन आपने लगा दिया, अभी आप मशीन को जब चेक करोगे, ट्रायल रन करोगे कि मशीन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ रहा है आपको ट्रायल रन करने के लिए, तो उस कॉस्ट को भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मशीन का रनिंग स्मूथ होने के लिए या फिर इंस्टॉल करने के लिए आपने प्रोफेशनल्स को हायर किया है, जो कि एक स्पेसिफाइड इंजीनियर आएगा और वो मशीन को इंस्टॉल करके देगा, है ना, इनिशियल रन करके देगा। तो ये सारे कॉस्ट जो आप इनकर करोगे, ये सारे कॉस्ट इंसिडेंटल टू ब्रिंगिंग द मशीन टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, जिसको कि हम पहले कहते थे रेडी फॉर पुट टू यूज। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है, बस वर्डिंग थोड़ा सा चेंज है कि ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द मशीन टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, जहां पे मशीन है, एंड कंडीशन मींस so that it is ready for put to use. Whether it is actually put to use or not is a different matter, but it is ready for put to use in the manner intended by the management. मैनेजमेंट का कुछ एक्सपेक्टेशन होगा उस पर्टिकुलर पीपीई से, वो एक्सपेक्टेशन रीच करने के बाद, वो एक्सपेक्टेशन मीट होने तक जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं उसको ऐड बैक करोगे। तो बट देन क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है रिगार्डिंग लोकेशन टू ब्रिंग द मशीनरी टू इट्स लोकेशन और कंडीशन, यानी पुट टू यूज के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इंस्टीट्यूट ने कुछ एक एग्जाम्पल दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कि कुछ एक एग्जाम्पल से बताया है कि ऐसे एक्सपेंसेस को आप ऐड बैक नहीं करते। कौन से एक्सपेंसेस को? लाइक द कॉस्ट इनकर्ड, आपने मशीन लगाया, मशीन स्टार्ट हुआ और उस या फिर फैक्ट्री स्टार्ट किया, नया फैक्ट्री था, उसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ, तो उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, बट दैट ओपनिंग सेरेमनी पे आपने जो खर्चा किया, इट इज नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन। ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ कि आपने फैक्ट्री लगा दिया, फैक्ट्री चल रहा है, कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट का ऐसा रेगुलेशन है, आपका केमिकल प्लांट था, एरिया बहुत पोल्यूटेड है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना दिया कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या इस पर्टिकुलर एरिया में अब कोई भी केमिकल प्लांट नहीं लगेगा। अब आपके पास दूसरा प्लांट है जो दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या कहीं और है, और आपको यहाँ से मशीन निकाल के उधर लेके जाना है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिलोकेशन के लिए आप खर्च कर रहे हो, ये भी उसमें एड बैक नहीं होगा। ठीक है। सो इस तरह के एक्सपेंसेस जो कि इंसिडेंटल टू ऑपरेशन नहीं है ना, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपीई। कभी कभी क्या होता है कि जब आप, लेट से कोई फैक्ट्री है या कोई मशीन है, आप पुट टू यूज तो कर दिया, लेकिन वो अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑपरेशन पे रीच करने में उसको कुछ टाइम लगेगा, है ना। लेट से स्टील प्लांट है या कोई बहुत बड़ ऑयल रिफाइनरी है, तो उसका जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कैपेसिटी रीच करने में उसको 1 साल लग गया और उस पीरियड में उसको लॉस इनकर हो रहा है। तो ये नहीं है कि मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन वो मीट नहीं कर रहा है, इसलिए इस पीरियड में जो भी कॉस्ट इनकर हुआ उस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर दें, नहीं। व्हेन द रिफाइनरी स्टार्ट करने के पोजीशन में आ गया, उसके बाद सारा कॉस्ट सीज हो जाना चाहिए, है ना। ऑल द एसेट, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर ब्रिंगिंग द machine or the PPE to its location and condition intended by the management, it is not added to the cost of PPE, should not be added. So इस तरह का कुछ एक एग्जाम्पल देके बताया गया है स्टैंडर्ड में कि कौन से कॉस्ट को आप कवर नहीं करते, है ना। उसके अलावा कभी कभी क्या होगा कि आप जब, लेट से कोई फैक्ट्री लग रहा है या कोई प्लांट लग रहा है या कोई मॉल बन रहा है ना, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ये लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, 6 महीना, साल, 1 साल भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लगेगा। उस पीरियड में आपके पास, आपके उस प्लॉट में थोड़ा सा जगह खाली है, आपने उस जगह को देखा कि वो अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है, तो आपने उसको रेंट पे दे दिया किसी को, चाहे वो एज पार्किंग यूज़ कर रहा है, चाहे वो उसको एज अपना स्टोरेज फैसिलिटी यूज़ कर रहा है, किसी तरह से भी यूज़ कर रहा है और वहाँ से कुछ रेंट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस रेंट के जो आपको इनकम आ रहा है उसको आप पीपीई के कॉस्ट से लेस कर दो, नहीं। इट विल गो टू पीएनएल। उस ऑपरेशन से, दैट ऑपरेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉल, जो आप मॉल बना रहे हो या फिर आप फैक्ट्री बना रहे हो या जो भी आप बना रहे हो, जो आपका मेन एसेट है, उसके कंस्ट्रक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस उस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको इनकर हो रहा है, उस ऑपरेशन, उस कॉस्ट को या उस बेनिफिट को आप पीपीई में ऐड या लेस नहीं कर सकते। ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन आइटम इन द कॉस्ट ऑफ ए पीपीई, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सो ये बात ध्यान रखना है कि द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट्स, the item of PPE to its location and condition will only be added, and those expenses which are not incidental to the location and condition should not be added back to the cost of PPE. Okay, so दो पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड है, फर्स्ट एलिमेंट इज परचेज प्राइस, सेकंड एलिमेंट इज डायरेक्टली attributable cost, and the third element is decommissioning cost. डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या होता है? सो सर्टेन इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्री होते हैं और बहुत हैजर्डस इंडस्ट्री होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट और एनी न्यूक्लियर प्लांट, है ना। आप देखोगे आजकल क्लीन एनर्जी के कारण बहुत सारे, यूरोप में तो है ही, अब इंडिया में भी इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि वी शुड हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और जिसका लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लेट्स से 50-60 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन द रिस्क एसोसिएटेड विद द पावर प्लांट, है ना, उससे जो वेस्ट जनरेट होगा
उससे वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि 50 साल के बाद जब पावर प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगा, उसका यूज़फुलनेस खत्म हो जाएगा, तो आपको उस जगह को क्लीन करके वापस जैसा पहले था वैसा बना के देना है। सो दैट मीन्स आपने स्टार्टिंग करने के टाइम तो कमीशनिंग किया, लेकिन आफ्टर द लाइफ इज ओवर आपको उसका डीकमीशनिंग भी करना होगा। वो जगह को एज फार एज पॉसिबल आपको पहले जैसा बना के आपको हैंड ओवर करना होगा। नाउ इसके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन होता है कि लेट्स से 50 इयर्स के बाद क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ सकता है मुझे बिजनेस को, है ना। सिमिलरली माइनिंग एरियाज में भी ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे बिजनेस है, केमिकल प्लांट में भी ऐसा होता है। तो बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे डीकमीशनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नाउ इन दैट केस क्या होगा कि आप एक एस्टिमेशन लगाओगे कि विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट कि 50 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद जब मुझे इस प्लांट को वापस से इस लैंड को और इस एरिया को जहाँ पे मेरा प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, इसे वापस से एज प्रीवियस पोजीशन में लाना है, आज के पोजीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्ट होगा उस कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाएगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप आज के डेट में निकालोगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट इज एडेड टू पीपीई। नाउ प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सो एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा उसके लिए, है ना। डिस्काउंटिंग फैक्टर लेट्स से 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट आएगा। ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया कि 50 साल के बाद अगर उस लैंड को ठीक करना है तो उसके लिए 1 करोड़ का कॉस्ट आएगा। तो 1 करोड़ 50 ईयर्स के बाद है। लेट्स से डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10%। ओके, तो आज मैं कितना पैसा जमा कर लूं कि एवरी ईयर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 1 करोड़ हो जाए 50 साल के बाद। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे ना। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि an amount of money received today has more worth than the same amount of money received after 1 year, है ना। सो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पॉइंट से हटके प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं हम लोग कि an amount of money received today has more worth than the same amount of money received after a certain period of time. So let's say मैं आज आपको ऑफर करता हूँ कि मैं आज आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। ओके, आज 1 लाख रुपए देता हूँ, या फिर मैं आपको 1 साल के बाद अगेन 1 लाख रुपए देता हूँ, तो आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? सिंपल है, आप ये 1 लाख एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो इस 1 लाख रुपए को आज आप मेरे से लोगे और बैंक में जाके जमा कर दोगे। 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया। बैंक अगर लेट से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी आपको देती है तो ये 1 साल के बाद 1,05,000 हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं 1 साल के बाद भी 1 लाख रुपए दूंगा। तो अगर बैंक मुझे 5% इंटरेस्ट देती है या फिर जितना भी परसेंट इंटरेस्ट देती है वो तो मुझे इनकम आ जाएगा ना। और अगर मैं बैंक में नहीं, मेरा मेरा एक बिजनेस है जो कि मेरा नेट प्रॉफिट 15% है उस बिजनेस में, तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 15% मिल जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का, विच सेज दैट एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज हैज मोर वर्थ देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। सो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का। तो इन दिस केस क्या करना होगा हमें कि डीकमीशनिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा और उस प्रेजेंट वैल्यू को आप ऐड बैक कर दोगे एसेट में। सो उसके बाद क्या होगा, ईयर ऑन ईयर सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर से, लेट से 1 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपने निकाला और वो आता है 50 लाख रुपए, लेट से आज का। ठीक है, तो आप 50 लाख रुपए ऐड कर दोगे एसेट के कॉस्ट में। ओके, अब और उसके बाद क्या करोगे? अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगा? पीपी। तो इसको अलग 3 आइटम, एक ही पीपीई है लेकिन इसको 3 लाइन आइटम से हम लोग समझते हैं। पीपीई, ओके, ये तीनों डेबिट हो गया तीनों लाइन आइटम पे। ओके, सो लेट्स से डेबिट 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 टू परचेज प्राइस या सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट करोगे। टू अगेन जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर किया आप उसको कैश में करोगे या फिर क्रेडिट में करोगे, जो भी करोगे उसको क्रेडिट दे दिया। सो ये हो गया परचेज प्राइस, ये हो गया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस।
तीसरा करोगे आप टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। ओके, तीसरा यहां ऐड कर दिया, दिस विल बी एट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया, ये एसेट साइड चला गया, पीपीई में ऐड हो गया, तो बैलेंस शीट में एसेट होगा और ये आपका लाइबिलिटी अकाउंट हो गया। अब आप एवरी ईयर, सो फर्स्ट ईयर आपने आज के डेट में 50 लाख रुपए की लाइबिलिटी बुक कर ली ऑन अकाउंट ऑफ डीकमीशनिंग। अब आप क्या करोगे, एवरी ईयर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, ओके लेट्स से 5% इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर, इस 50 लाख पे 5% आप ईयर एंड में निकालोगे। ठीक है, लेट्स से एक साल के लिए अगर आप 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को कोई एसेट कैपिटलाइज कर रहे हो और उसका डीकमीशनिंग लाइबिलिटी आपने 50 लाख रखा, तो 31 मार्च को आप 50 लाख का 5% इंटरेस्ट इसमें वापस ऐड कर दोगे। ओके, तो लेट्स से ये आता है 2 लाख रुपए। ओके, तो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी हो गया 52 लाख। नाउ डेबिट कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा, आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, एवरी ईयर ऑन ईयर करते जाओगे, सो दैट ये 50 लाख रुपए इंटरेस्ट ऐड करते करते 1 साल के बाद, 50 साल के बाद ये 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, और उसको आप आपके बुक्स में वो उसका ऑलरेडी हिट मिल गया आपको, पीएनएल में आपने एक्सपेंस बुक कर दिया है। जब एक्चुअल 1 करोड़ खर्चा हुआ, लेट्स से खर्चा भी 1 करोड़ ही हुआ, तो आपने 1 करोड़ रुपए खर्चा करके प्रोविजन को रिवर्स करके चले जाना है, उस ईयर में पीएनएल में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये 3 पार्ट हो गया जो कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई। तो पहला आइटम क्या है, परचेज प्राइस, विच मीन्स द प्राइस पेड टू द सप्लायर प्लस एनी नॉन रिकवरेबल टैक्सेस लेस एनी डिस्काउंट्स और रिबेट्स रिसीव्ड। ओके, सो नेट कॉस्ट पे आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। सेकेंडली, अगर कोई आप इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो टू ब्रिंग द पीपीई टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन सो दैट इट कैन ऑपरेट इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन इंटेंशन के हिसाब से वो यूज करने की स्थिति में आ गया है, मैनेजमेंट का जो इंटेंशन था उसको यूज करने की स्थिति में वो आ गया है, उस डेट तक का, उस टाइम तक का कॉस्ट को आप ऐड बैक करोगे। और तीसरा कि अगर उस एसेट से रिलेटेड कोई डीकमीशनिंग का भी प्रोविजन है, डीकमीशनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसके डीकमीशनिंग का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे आपको उसका डीकमीशनिंग कॉस्ट को भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सो ये 3 आइटम मिला के, ये 3 कॉस्ट मिला के कॉस्ट ऑफ पीपीई बनता है। ठीक है, सो इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन, है ना, किसी कॉम्बिनेशन, किसी किसी एसेट्स में तीनों लग सकता है, किसी में 2 कॉस्ट इनकर हो सकता है, किसी में सिर्फ 1 कॉस्ट इनकर हो सकता है। सो इट कैन बी कॉम्बिनेशन, बट अगर आप इन सारे एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस कर रहे हो फॉर पीपीई, इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ PPE at the time of initial recognition only. At the point of recognition, once that item of PPE met the recognition criteria, then for the purpose of deriving the cost, ये सारे cost को हम लोग add करेंगे। Now there are various scenarios in which you will acquire a PPE. आप PPE कैसे acquire करोगे, आप PPE purchase कर सकते हो, है ना, आप PPE का purchase कर सकते हो, आप PPE को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, है ना, आप पीपीई को डेफर्ड क्रेडिट पे खरीद सकते हो इंस्टॉलमेंट में, आप पीपीई को एक्सचेंज करके भी खरीद सकते हो, आप पीपीई को ग्रुप में खरीद सकते हो, है ना, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड परचेस, एक साथ काफी सारे 5-6 पीपीई को एक ही प्राइस में कंसोल आपने परचेज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप पीपीई को अंडर लीज ले सकते हो, देन आपको पीपीई थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल सकता है। सो इतने मेथड, इतने तरीके हैं जिसके थ्रू आप पीपीई एक्वायर कर रहे हो। ओके, सो इन केस ऑफ परचेज तो सिंपल है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा वही सारा कॉस्ट आ गया। अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, दैट मीन्स कोई एसेट आप खुद से बना रहे हो, तो उसका कॉस्ट क्या होगा। सो सेम प्रिंसिपल लगेगा, उससे रिलेटेड टू ब्रिंग द एसेट्स टू इट्स लोकेशन एंड कंडीशन, आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो वो सारे एक्सपेंसेस ऐड होंगे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरेस्ट, है ना, प्रोवाइडेड दैट एसेट इज ए क्वालिफाइंग एसेट।
नाउ क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? वैसा एसेट जिसको कंस्ट्रक्ट करने में कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, AS16 कहता है। कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 1 साल से ज्यादा लगता है। सो वो क्वालिफाइंग एसेट है। अगर उस क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने लोन लिया है और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। बाकी आप जो भी परचेस करोगे उस क्वालिफाइंग एसेट को, सेल्फ जनरेटेड एसेट को तैयार करने के लिए, वो सारे कॉस्ट उसमें ऐड होते रहेंगे। परचेज इज वेरी सिंपल, आप जितने प्राइस पे परचेस करोगे वो प्राइस हो गया उसका कॉस्ट। ओके, अगेन वही डिस्काउंट लेस करेंगे, नॉन रिकवरेबल ऐड करेंगे, नो प्रॉब्लम। सेकंड केस इज सेल्फ जनरेटेड, आपने खुद से वो बनाया, आपने परचेज नहीं किया, आपने खुद से बनाया, बहुत सारे आइटम्स को इकट्ठा करके आपने खुद से बनाया। क्रेन बनाया, लेट से फैक्ट्री में यूज करने के लिए आपने क्रेन बनाया, आपने क्रेन खरीदा नहीं, आपने क्रेन बनाया, जो भी आइटम है उससे रिलेटेड बनाया। नाउ इन दैट केस अगर आप एम्प्लॉइज को, अपने एम्प्लॉइज को यूज कर रहे हो उसके कंस्ट्रक्शन में, तो अगर आप सेग्रीगेट कर सकते हो तो एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय की सैलरी को भी वहां ऐड कर सकते हैं जितना उन्होंने टाइम उसके लिए दिया है। ओके, तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के केस में होता है कि आप इंटरेस्ट भी ऐड बैक कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आइटम ऑफ पीपीई इज ए क्वालिफाइंग एसेट। ओके, ऐसा नहीं है कि एक मशीन खरीद के लाएं और उसके उसके लिए हमने लोन लिया था उस इंटरेस्ट को भी ऐड बैक करेंगे, नहीं। इट शुड बी ए क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या है? वो एसेट जिस विच टेक्स अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके, विच इज मोर देन 1 ईयर। नाउ थर्ड इज डेफर्ड क्रेडिट। अब क्या होगा कि लेट्स से आपने कोई मशीन खरीदा 1 करोड़ में, 1 CR, ओके, मशीन थी 1 करोड़ की, आपने सप्लायर को कहा कि मैं पूरा पैसा एक बार में नहीं दूंगा, मैं 6 महीने में पैसा दूंगा। इक्वली हर 2 महीने पे मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट में ये 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो सप्लायर कहता है कि ओके, लेकिन देन आई विल चार्ज 1.05 CR, मैं 5 लाख रुपए आपसे ज्यादा लूंगा। ओके, तो जो कि हम लोगों ने हायर परचेज में पढ़ा था, है ना, कि ये क्या हो गया, ये 5 लाख जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, बेसिक कैश प्राइस क्या है? कैश इक्विवेलेंट प्राइस इज 1 करोड़, लेकिन आपके लिए इनकर हो रहा है 1.5, क्योंकि आपने डिफर्ड क्रेडिट का बेनिफिट लिया। आप 6 महीने के बाद पूरा पैसा दोगे, 6 महीने लगा दोगे पूरा पैसा देने में। तो एएस क्या कहता है कि अगर कोई एसेट को आप इस मोड में एक्वायर कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है उसको आप ऐड नहीं कर सकते, मींस कैपिटलाइज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज इनकर्ड आफ्टर ब्रिंगिंग द एसेट्स टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सो दिस 5 लाख जो इंटरेस्ट आप इनकर कर रहे हो, दिस इंटरेस्ट इज नॉट इंसिडेंटल टू ब्रिंगिंग द एसेट्स टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इसलिए आप इसको एसेट के कॉस्ट में ना ऐड करके सीधा 5 लाख को आप पीएनएल में डालोगे, है ना। ये 5 लाख रुपया पीएनएल में जाएगा एज इंटरेस्ट इन पीएनएल अकाउंट। आप इसको पीएनएल अकाउंट में डाल दोगे एज इंटरेस्ट, अगर आपको डिफर्ड क्रेडिट में मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सचेंज। ओके, एक्सचेंज क्या हुआ? जिसको हम लोग ट्रेडिशनली कहते थे ना, कि इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे बार्टर सिस्टम, एक सामान को दूसरे सामान से एक्सचेंज करना। तो अगर आप कोई एसेट एक्वायर करते हो थ्रू एक्सचेंज, ओके, दैट मीन्स आपने अपना कोई एसेट या अपना कोई आइटम दे के एक नया एसेट खरीदा, तो एएस क्या कहता है कि इन केस ऑफ एक्सचेंज, ओके, सो एक्सचेंज के केस में क्या कहता है AS10 कि द मेजरमेंट शुड हैपन एट फेयर वैल्यू। ओके, अभी हम लोग सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। ओके, सो वो क्या कह रहा है कि जो एसेट आपको मिला, तो आपको जो एसेट मिला वो एसेट अकाउंट आप डेबिट करोगे, और जो एसेट आपने दिया या जो भी दिया उसको क्रेडिट करोगे। ओके, बट एस क्या कहता है कि द मेजरमेंट शुड बी एट फेयर वैल्यू, प्रोवाइडेड, ओके, प्रोवाइडेड द एसेट, द ट्रांजेक्शन does not lacks commercial substance and the fair value of both, सॉरी, इस तरह से नहीं, दूसरे ढंग से देखते हैं, इट शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। एस कहता है कि द एसेट एक्वायर्ड शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एक्सेप्ट व्हेन द ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस। सो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन टू फेयर वैल्यू क्या है? एक्सेप्शन टू फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज
पहला, ट्रांजैक्शन lacks commercial substance, and second, fair value of neither asset given up or asset acquired can be derived or calculated, है ना। सो क्या कहता है इस कि अगर आप एक्सचेंज करके कोई एसेट लेते हो, बार्टर सिस्टम में लेते हो, तो इट शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। नाउ प्रोवाइडेड हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन टू दैट, कि कब हम फेयर वैल्यू पे नहीं मेजर करेंगे। ओके, फेयर वैल्यू पे कब मेजर नहीं करेंगे, जब ट्रांजैक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा, और जब ना ही जो एसेट मिल रहा है या जो एसेट हमने दिया, दोनों में से किसी का भी फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते। दोनों का ही फेयर वैल्यू नहीं निकल रहा है, एक का निकलेगा तो इट्स ओके, दोनों का ही फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते, तब आप क्या करोगे, उसके लिए अलग प्रोविजन है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, तो किसका फेयर वैल्यू, एसेट एक्वायर्ड या एसेट गिवन अप। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू एसेट गिवन अप, जो एसेट आप दे रहे हो उसका फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है, okay, so fair value of the assets given up unless the fair value of the assets acquired का fair value more clearly evident है, because since आप उसको किसी वैल्यू पे परचेज नहीं कर रहे हो, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर इज डिफिकल्ट, इसलिए आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है, बहुत रीजनेबल सर्टेनिटी और रीजनेबली करेक्ट वैल्यू उसका अवेलेबल है, तो आप उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस फर्स्ट प्रेफरेंस इज एसेट गिवन अप। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। तो कमर्शियल सब्सटेंस के लिए सिंपल पैरामीटर्स एस में डिफाइन किया गया है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस कब होगा, व्हेन द कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट एक्वायर्ड डिफर फ्रॉम द कैश फ्लो ऑफ द एसेट गिवन अप। जो दो एसेट इन्वॉल्व हैं, दोनों के कैश फ्लो में चेंजेस होगा। सो जो कंपनी का कैश फ्लो था बिफोर एक्वायरिंग द न्यू एसेट्स विल चेंज आफ्टर एक्वायरिंग द न्यू एसेट। So cash flow change होगा when we say not only cash flow, the composition of cash flow. So the composition of cash flow, word is composition of cash flow. Now composition of cash flow will change. Okay, अगर change है, composition of cash flow में change आ जाता है, तो then the transaction has commercial substance. तो composition of cash flow क्या है, risk of cash flow, timing of cash flow and अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ कैश फ्लो। सो बेसिकली जो एसेट आ रहा है, उसके आने से ये कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाएगा, जो पहले था कॉम्पोजिशन उससे, देन माना जाएगा कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। नाउ अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, देन द एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट। ओके, सिमिलरली अब एक और सिनेरियो है एक्सेप्शन का कि इफ द फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट गिवन अप और द एसेट एक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड और डिराइव, दोनों का ही फेयर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ना गिवन अप ना एक्वायर्ड। सो ये दोनों सिचुएशन में क्या होगा, इन दैट केस द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप, मींस बुक वैल्यू। सो जो आप एसेट दे रहे हो, बुक्स में जिस वैल्यू पे आप उसको दिखा रहे हो, मींस वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा। ऑब्वियसली आप लेट से 5 साल से यूज कर रहे हो, 5 साल से उसमें डेप्रिसिएशन लगाते लगाते उसका एक बुक वैल्यू आया, WDV आया, तो आप उस वैल्यू पे ही जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। सो AS 10 कहता है कि इन केस ऑफ एक्सचेंज द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। वेरी गुड, बट fair value of the asset given up is given first preference if only the fair value of the assets acquired should be used when it is more clearly evident. Now again, if the transaction lack commercial substance and neither the
fair value of the asset given up or the asset acquired can be derived. In that case, the transaction should be recorded at book value of the asset given up. ठीक है, तो ये हो गया एक्सचेंज का सिनेरियो कि एक्सचेंज के टाइम पे हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आता है ग्रुप परचेज, मींस आपने एक कंसोलिडेटेड अमाउंट पे चार चार पांच एसेट परचेज कर लिया, ठीक है। अब उसमें सेपरेटली किसी का भी प्राइस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, देन इट द एंटायर अमाउंट शुड बी एलोकेटेड ऑन ऑल द एसेट्स बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यू। अगेन फेयर वैल्यू पे ही एलोकेट कर देंगे। 1 करोड़ में 6 मशीन लिया, अब इंडिविजुअल फेयर वैल्यू अगर सबका निकाल के उस फेयर वैल्यू पे आप एलोकेट करो। नाउ ये फेयर वैल्यू निकालेगा कौन, आपके पास तो अकाउंटेंट्स को इसका आइडिया नहीं रहेगा, इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जो लोग फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। आप एक्सपर्ट्स के हेल्प से फेयर वैल्यू अराइव करोगे इंडिविजुअल एसेट का, और उस फेयर वैल्यू के रेशियो में कंसोलिडेटेड वैल्यू को आप एलोकेट कर दोगे। अगर आप लीज के थ्रू, इफ यू एक्वायर एन एसेट थ्रू लीज, देन उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में डिफाइन किया गया है कि हाउ द कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑफ ए लीज्ड एसेट का कैलकुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में दिया हुआ है, अकाउंटिंग ऑफ लीजेस। सो हमें उसके प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट करना है। सिमिलरली आपने कोई एसेट एक्वायर किया जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी एसेट के रिस्पेक्ट में ग्रांट मिलता है तो उस ग्रांट के अमाउंट को एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस कर देने का है। तो सिंपल है, उसको आप रिड्यूस कर दोगे। तो दिस वर द सिनेरियोज इन विच एन एसेट इज एक्वायर्ड इन अ बिजनेस, और उसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, मेजरमेंट कैसे होगा उसके कॉस्ट का, ये इंडिविजुअल सिनेरियोज था। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा दैट इज एट द टाइम ऑफ इनिशियल मेजरमेंट, दैट इज एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन। जैसे ही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ तो अब आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो एज एन एसेट। तो उसका वैल्यू कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने देखा। अब हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मींस जब बैलेंस शीट का डेट पे आप उसको किस वैल्यू पे मेजर करोगे एसेट को, आइटम ऑफ पीपीई। बैलेंस शीट मींस 31 मार्च को आप एसेट को किस वैल्यू पे अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे। इनिशियल रिकॉग्निशन तो कर लिया आपने, अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है कि कंपनी के पास दो ऑप्शन है, टू फॉलो कॉस्ट मॉडल और टू फॉलो रीवैल्यूएशन मॉडल। ओके, नाउ एस क्या कहता है कि कम आप चूज कर लो, आपके ऑप्शन पे है कि आप कौन सा मॉडल फॉलो करोगे। जिस मॉडल को भी आप सेलेक्ट करते हो दैट मॉडल शुड बी अप्लाइड ऑन द इंटायर क्लास ऑफ एसेट। ओके, सबसे पहली बात कि वो पूरे क्लास ऑफ एसेट पे अप्लाई होना चाहिए। मींस अगर आपने डिसाइड किया, क्लास ऑफ एसेट्स को भी अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने डिफाइन किया है कि क्लास ऑफ एसेट क्या होता है। सो बेसिकली क्लास ऑफ एसेट में डिफाइन है क्लास लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स, और भी एक दो हैं, इस तरह से क्लासेस डिफाइंड है। सो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आप मशीनरी से के रिस्पेक्ट में आपने चूज किया कि आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करोगे, तो सारे मशीन के लिए आपको रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना होगा। एक ये, एंड देन कंटिन्यूसली फॉलो करना होगा, कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप सेलेक्ट करते हो, सो दिस इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। ओके, कि आप कौन से मॉडल फॉलो करते हो। अगर आपने जो भी मॉडल आपने फॉलो करने का डिसाइड किया, दैट इज योर पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन रिकॉग्निशन ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। सो लेट्स से आपका कॉस्ट मॉडल हो सकता है और आपका रिवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है। तो एएस कहता है कि आप you are free to choose a model, but whichever model you have chosen, it should be applied to the entire class of asset within that category and it should be consistently applied. ऐसा नहीं है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे लोग लेके चलते हैं, जब प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे फॉलो करोगे और जब प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो आप कॉस्ट मॉडल पे आ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है और इंटायर क्लास ऑफ बिल्डिंग के लिए फॉलो करना है। ओके, नाउ व्हाट इज कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट मॉडल इज वेरी सिंपल। कॉस्ट मॉडल कहता है कि एन एसेट, एन आइटम ऑफ पीपीई
should be under cost model should be measured at cost less accumulated depreciation. सिंपल, आपने इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे किया, आप उसी कॉस्ट पे ले जाओ और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उससे लेस कर दो, वो उसका डब्ल्यूडीपी होगा और उस पे ही आप उसको दिखाओ। इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल मॉडल है। यही हम लोग आज तक करते आए हैं। 11th-12th में हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, ये कॉस्ट मॉडल पढ़ते थे कि बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाने का है। सेकंड ऑप्शन इज रीवैल्यूएशन मॉडल। सो अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल एएस क्या कहता है कि आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल, विच मीन्स विथ द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट आप अपने प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू निकलवाओ और आप चाहो तो उस एसेट को, उस क्लास ऑफ एसेट को उस फेयर वैल्यू पे आप दिखा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगेन क्लास ऑफ एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप पिक एंड चूज करोगे विद इन द सेम क्लास। कुछ सॉरी एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग है, तो कुछ बिल्डिंग को आप कॉस्ट मॉडल पे दिखाओगे, कुछ बिल्डिंग को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाओगे, नहीं ना। बट बिल्डिंग के अंदर भी क्लास दो तरह का हो सकता है, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरिया और आउटसाइड में होता है और ऑफिस बिल्डिंग सिटीज में होता है। तो अगेन ऑफिस बिल्डिंग एक सेपरेट क्लास है और फैक्ट्री बिल्डिंग सेपरेट क्लास है। यू कैन चूज कॉस्ट मॉडल फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग एंड यू कैन चूज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर ऑफिस बिल्डिंग, नो प्रॉब्लम। बट देन all office building should be measured using revaluation model and all factory building should be measured using cost model. ओके, सो क्लास ऑफ एसेट्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल है। सो एएस कहता है कि आप विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट आप अपना फेयर वैल्यू कैलकुलेट करो और उस फेयर वैल्यू पे ही आप अपने एसेट को दिखाओ। ओके, उस फेयर वैल्यू पे ही आप एसेट को दिखाओ। नाउ जब आप फेयर वैल्यू पे आप दिखा रहे हो तो द क्वेश्चन आता है कि ये जो रिवैल्यू कर रहे हो आप, तो रिवैल्यूएशन कितने दिनों पे करना है, क्या रोज कर एवरी ईयर करना है? तो एएस कहता है कि अगर आपका एसेट वॉलेटाइल एसेट है जिसके प्राइसेस में ह्यूज फ्लक्चुएशन आता है ईयर ऑन ईयर, देन तो आपको एवरी ईयर करना है। अदरवाइज आप हर 3 से 5 साल के बीच में आपको एसेट को रिवैल्यू करना है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज क्यों करना है? सो दैट जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस एसेट का, अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन आता है तो इट इज टेकन केयर ऑफ, है ना। आपने एक बार आज रिवैल्यू किया तो एक फेयर वैल्यू आया, 3 साल बाद आप कर लोगे तो जो भी 3 साल में फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन और जो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो पे होगा वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके बैलेंस शीट में। इसलिए आपको अगर वॉलेटाइल एसेट है तो आपको एवरी ईयर रिवैल्यू करना है, और अगर वो लेस वॉलेटाइल है तो आप उसको 3 to 5 ईयर वॉलेटाइल रिवैल्यू कर सकते। एंड रिवैल्यूएशन शुड बी द मॉडल शुड बी चूजन for the entire group of asset. Okay, now fair value नॉर्मली अकाउंटेंट्स के बस का नहीं है कैलकुलेट करना। तो फेयर वैल्यू कौन डिराइव करता है? फेयर वैल्यू के लिए अगेन एक्सपर्ट आपको यूज करना पड़ेगा। और फेयर वैल्यू कैसे एक्सपर्ट यू डिराइव करता है? बेस्ड ऑन मार्केट बेस्ड एविडेंस। ओके, सो वो मार्केट बेस्ड एविडेंस के बेसिस पे फेयर वैल्यू डिराइव करेगा। नाउ किसी कारण से अगर किसी एसेट का मार्केट बेस्ड एविडेंस नहीं है और उस कारण से अगर उसका मार्केट बेस्ड एविडेंस पे मार्केट वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो रहा है, तो जो वैल्यूअर है वो अदर टेक्निक्स यूज करेगा, लाइक क्या इनकम अप्रोच, जो हम लोग वैल्यूएशन मॉडल में पढ़ते थे। इनकम अप्रोच यानी कि जो उससे जनरेट होगा कैश फ्लो उसके प्रेजेंट वैल्यू पे करेगा, या फिर रिप्लेसमेंट एसेट, अगर उस एसेट को हम रिप्लेस करें आज तो उसका वैल्यू क्या होगा, फिर उस पर जितने साल से यूज किया उसका डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आज क्या वैल्यू होगा, इस तरह से वो फेयर वैल्यू, सो डिफरेंट टेक्निक लगाएगा अगर उसको मार्केट में उसका वैल्यू नहीं मिला तो ये हो गया रिवैल्यूएशन मॉडल। नाउ जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो रिवैल्यूएशन करने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ओके, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग में 2 मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द 2 टेक्निक्स। सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पीपीई है जिसका कॉस्ट 1000 है, उसका एक्यूमुलेटेड 400 है, तो उसका डब्ल्यूडीबी कितना हो गया? 600। ओके, अब आपने इसका रिवैल्यूएशन किया और जो उसका मार्केट वैल्यू निकल के आया वो हो गया लेट्स से 1500, यानी कि 900 से मार्केट वैल्यू बढ़ गया।
तो ये सिनेरियो है। तो एएस क्या कहता है, आपको इस सिनेरियो को अगर अकाउंट फॉर करना है तो दो टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक क्या कहता है कि जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ऑन डब्ल्यू, सो बेसिकली क्या हुआ, डब्ल्यू इंक्रीज कर गया 600 टू 1500, मीन्स 900 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू व्हाट, 150% इंक्रीज कर गया। तो एएस कहता है कि आप एसेट के कॉस्ट को भी 150% इन्फ्लेट कर दो, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को भी इन्फ्लेट कर दो, तो दैट मीन्स इसका 150% कितना होगा, 1500, इसका 150% कितना होगा, 600। तो आप क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो एसेट अकाउंट 1500 से, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट 600 से, जो बैलेंस बचा हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, है ना। या फिर अभी सिंपल जानते हैं कि ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन से आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ 600 का वैल्यू 1500 हो गया, 900 का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया 900 से। ओके, सो 50, आप एक टेक्निक तो है कि आप ये टेक्निक फॉलो करो जहां पे जितना डब्ल्यू में जितना परसेंट इंक्रीज आया उतने से आप एसेट के कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दो और उसने से उसका रेस्पेक्टिव एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी इन्फ्लेट कर दो, है ना। तो ये परसेंटेज कैसे हमने निकाला, जितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट, आपको इंक्रीज पता चल गया, आपने ऐड कर दिया। ये हो गया टेक्निक अकाउंटिंग वन, अकाउंटिंग मेथड, मेथड वन। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड सिंपल है, उसमें कहता है कि आप इंक्रीज ना करो, आप पहले इस एसेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म कर दो। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कितना, 400। एसेट ऑलरेडी कॉस्ट पे दिख रहा है 1000, तो दैट मीन्स एसेट का भी बुक वैल्यू कितना हो गया, 900 हो गया, है ना। एसेट का कॉस्ट कितना हो गया, 1000, आपने 400 से क्रेडिट कर दिया, बेसिकली एक्यूमुलेटेड जो डिप्रिसिएशन अकाउंट है इसको आपने पूरा जीरो कर दिया। अब एसेट कितने का हो गया, 600 का हो गया ऑटोमेटिक कॉस्ट उसका। उसके बाद आप फिर एसेट अकाउंट डेबिट करो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीधा 900 से आप क्रिएट कर दो, और इसके बाद इस पर डिप्रिसिएशन लगाना शुरू करो, ठीक है। डिप्रिसिएशन तो लगेगा, आगे हम लोग डिप्रिसिएशन के पॉइंट जब पढ़ेंगे तो वहां भी ये कवर होगा। सो ऐसा नहीं है कि रिवैल्यूएशन के बाद डिप्रिसिएशन नहीं लगता, डिप्रिसिएशन ऑन रिवाइज्ड अमाउंट लगेगा विद द बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट, है ना। लेट्स से 10 ईयर उसका लाइफ है, आपने 6th ईयर में रिवैल्यू किया, अब जो रिवैल्यूड फिगर आया उसको आप 4 ईयर में डिप्रिशिएट करोगे, सो इंक्रीज्ड वैल्यू पे भी इंक्रीज्ड डिप्रिसिएशन लगेगा, तो डिप्रिसिएशन तो लगेगा। तो ये दो मेथड है, सिंपल है, या तो आप फर्स्ट मेथड यूज करो आप, या तो सेकंड मेथड यूज करो, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन आता है कि जब हम लोगों ने रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसे कहाँ दिखाएंगे। तो एएस कहता है कि अगर आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को आप क्रेडिट करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ओके, सो एसेट अकाउंट तो आप डेबिट कर दोगे रिवैल्यूड अमाउंट से, बट क्रेडिट कहाँ दोगे, प्रॉफिट है तो पीएनएल में जाना चाहिए, नहीं। एस कहता है ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिखेगा अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस में। नाउ क्यों रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा और क्यों पीएनएल में नहीं जाएगा, नाउ जब आपने रिवैल्यू किया और उससे आपको प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये प्रॉफिट रियलाइज किया, कैश फ्लो कुछ हुआ, नहीं, ये जस्ट एक मार्केट वैल्यू है, आपने एक बुक एंट्री पास किया है, रियलाइजेशन तो कुछ भी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल जब आप सेल करते हो तो वहां पे कैश रियलाइजेशन होता है, टाइमिंग में भी डिफरेंट, आप डेटर्स में दिखाओगे, आप कैश सेल करोगे, आप क्रेडिट सेल करोगे, टाइमिंग डिफरेंट होगा, वो रियलाइज्ड प्रॉफिट है। यहाँ पे क्या है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये रियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाएंगे। लेकिन जब, अब ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सो फर्स्ट सिनेरियो में क्या कहता है कि आपने फर्स्ट टाइम जो आपने जब रिवैल्यूएशन किया तो पहला रिवैल्यूएशन में आपको इंक्रीज मिला, ओके। एक एसेट पीपी को जब आपने रिवैल्यू किया तो आपको इंक्रीज मिला फर्स्ट टाइम, लेट्स से फर्स्ट टाइम आपने किया और आपको इंक्रीज मिला, तो वो क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। अगेन 3 साल बाद फिर से रिवैल्यू करना है, क्योंकि एस कहता है कि आपको 3 से 5 साल के अंदर में उस एसेट को वापस से रिवैल्यू करना है। सो आप जब सब्सिक्वेंट उसको रिवैल्यू कर रहे हैं 3 ईयर्स के बाद, तो उस टाइम आपको लॉस आ गया, तब क्या करना है,
देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कि जो लॉस हुआ है, नॉर्मली जब रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो उसे हम पीएनएल में ले जाके सीधा डेबिट मारेंगे। लेकिन अगर उस एसेट से जिसमें लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में, उससे रिलेटेड पहले से कोई अमाउंट अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो पहले उस लॉस को उस प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर स्टिल कोई लॉस का अमाउंट बच जाता है तब उसको पीएनएल में लेके जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10 करोड़ पड़ा हुआ है और आपने जब दोबारा रीवैल्यू किया उसी एसेट को, तो आपको लॉस हो गया 15 करोड़ का। तो आप पहले उस लॉस को एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप एडजस्ट करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट से माइनस करोगे। उसके बाद उसको पीएनएल अकाउंट में बैलेंस 5 करोड़ आप लेके जाओगे, एंड देन एसेट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 15 करोड़ से। ओके, सो ये हो गया कि अगर पहले मुझे एक एसेट के रेस्पेक्ट में इंक्रीज मिला और उसके बाद डिक्रीज हो गया वो रिवैल्यूएशन, तो पहले जो इंक्रीज हुआ वो पूरा इंक्रीज को रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे। सब्सिक्वेंट डिक्रीज में फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट रह जाता है देन उसको पीएनएल में डेबिट करेंगे। सिमिलरली, जब किसी एसेट को आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो और उसमें लॉस हो गया, तो सीधा सीधी वो लॉस को ले जाकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो सीधा सीधे वो लॉस को हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन अगेन 3 इयर्स के बाद आपने सेम एसेट को रिवैल्यू किया और वहां प्रॉफिट हो गया, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं ले जाएंगे। उसमें भी जितना पहले हमने पीएनएल में डेबिट किया था उसको पीएनएल में क्रेडिट करेंगे, और फिर जो पैसा बच जाएगा उस पैसे को हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, सिंपल है, कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बट ये फैक्ट पॉइंट्स याद रखना है कि रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। नाउ, हमने यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जब इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाना है, पीएनएल में नहीं ले जाना है। तो क्या कभी पीएनएल में ले जा सकते हैं, या कभी भी वो पीएनएल में नहीं आएगा? तो एस कहता है कि पीएनएल में आप ले जा सकते हो, दो सिनेरियो में ले जा सकते हो। एक, जब उस एसेट को आप बेच रहे हो। ओके, जब आपने उस एसेट को बेच दिया, उससे रिलेटेड जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में है उसे आप पीएनएल में ले जाओ, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि एसेट को जब आपने बेच दिया तो उस एसेट का रिवैल्यूएशन को भी रियलाइज कर लिया आपने, ये माना जाएगा, है ना। सो एसेट्स को बेचा आपने, पैसा रियलाइज किया, और आपने जब बेचा होगा तो उसको उस दिन के वैल्यू से कंपेयर करके बेचा होगा, तो दैट मीन्स आपने रियलाइजेशन का पैसा भी रियलाइज कर लिया। और अगर आप एसेट को नहीं बेचते हो, आप एसेट को कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो, तब भी हम सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व को पीएनएल में ले जा सकते हैं। नॉट पीएनएल, हम पीएनएल में नहीं ले जा सकते, हम ले जाएंगे उसको सीधा जनरल रिजर्व में, नॉट थ्रू पीएनएल। सो हम जब भी ट्रांसफर करेंगे तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। पीएनएल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बैलेंस शीट एंट्री होगा, पीएनएल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो इज कि आपने एसेट को बेच दिया। सेकंड सिनेरियो इज कि आप एसेट को यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, जितना डिप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट माइनस डिप्रिसिएशन ऑन प्रीवियस अमाउंट, यानी रिवैल्यूएशन से पहले उस जब आपने रिवैल्यूएशन किया तो वो 10 करोड़ का था, रिवैल्यूएशन के बाद वो 15 करोड़ का हो गया, तो 5 करोड़ का वैल्यू बढ़ गया। तो ये 5 करोड़ पे जो आप डिप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन भी लगेगा ना। लेट्स से इस पे 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था, तो पहले 1 करोड़ लगता था, अभी 1.5 करोड़ लगेगा, है ना। तो ये जो 50 लाख आप ज्यादा डिप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो डिप्रिसिएशन आप पीएनएल में चार्ज कर दिए, तो क्योंकि पीएनएल में आपने चार्ज कर दिया तो एस कहता है कि ये रियलाइज्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो जितना आप रिवैल्यूएशन पे आप डिप्रिसिएशन लगाते जा रहे हो, उतना डिप्रिसिएशन को अगेन आप रेवेन्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व कह सकते हैं, क्योंकि आपने उसको पीएनएल में चार्ज कर दिया, तो आपने उसको अपने रियलाइज्ड प्रॉफिट से एडजस्ट किया है, इसलिए एएस कहता है कि वो भी ट्रीट किया जाएगा एज रियलाइज्ड प्रॉफिट, और उतना प्रॉफिट को आप रेवेन्यू रिजर्व, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व की एंट्री आप पास कर सकते हैं। द एडिशनल डिप्रिसिएशन जो आप चार्ज कर रहे हो पीएनएल में, उसको उससे रिलेटेड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिप्रिसिएशन, डिस्क्लोजर और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, उनको हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।